Good evening. Good evening दोस्तों. So we are discussing regarding the diabetes mellitus. Diabetic mellitus क्या होता है? So diabetes mellitus एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. So लास्ट क्लास में हमने देखा था डायबिटिक mellitus एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है. इसमें क्या होता है? इंसुलिन का डेफिशिएंसी होता है. इंसुलिन का डेफिशिएंसी होने से क्या होता है? हाइपरग्लाइसेमिया होता है. बॉडी का अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा मिलता है क्योंकि बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज़्यादा रहता है क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज का यूज करने वाला जो हार्मोन इंसुलिन पैंक्रियास से जो सिक्रेट होता है वो सिक्रीशंस बंद करता है. तो बंद करने की वजह से क्या होता है ग्लूकोज बॉडी में यूज नहीं होता है. सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डायबिटिक मेलिटस. डायबिटिक मेलिटस इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच द हाइपरग्लाइसेमिया ड्यू टू द लैक ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन फ्रॉम द पैंक्रियास. इसमें तीन रीजंस देखा था, तीन टाइप्स ऑफ डायबिटिस मेलिटस देखा था हमने. तीन टाइप डायबिटिस मेलिटस वो टाइप से सबसे पहले इंसुलिन का फंक्शन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, मतलब जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट फूड खाते हैं जो इंसुलिन में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है वो ग्लूकोज बॉडी सेल्स को पहुंचाने के काम वो इंसुलिन करता है. फिर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होने के लिए इंसुलिन काम करता है. अगर इंसुलिन नहीं तो ग्लूकोज बॉडी यूज ही नहीं होता है. वैसा के रहा जैसा हम खाते हैं वैसा ही ब्लड में रुक जाता है, बॉडी सेल्स यूज नहीं लेता है. सो इसमें डायबिटिस मेलिटस में टाइप 1 टाइप 2 जेस्टेशनल तीन टाइप्स का डायबिटिस मेलिटस हम देखा था. सो टाइप 1 डायबिटिस मेलिटस, व्हाट इज टाइप 1 डायबिटिस मेलिटस? इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलिटस. ओके, टाइप 1 डायबिटिस मेलिटस इज आल्सो कॉल्ड एज इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हैं क्योंकि टोटल बॉडी का अंदर इंसुलिन सिक्रीशन ही नहीं है. सो दैट्स व्हाई इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब इंसुलिन हम बाहर से देना पड़ेगा, इंजेक्शन रूट से इंसुलिन बॉडी के अंदर देना पड़ेगा तभी ग्लूकोज क्या होता है यूजफुल होने चालू होता है. सो दैट्स व्हाई टाइप 1 डायबिटिक मेलिटस इज नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस. इन दिस कंडीशन द एब्सोल्यूट और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इंसुलिन. ओके, इन दिस कंडीशन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इंसुलिन. ओके, ये टाइप 1 का रीजन के कॉजेस भी हो. टाइप 1 is also called as insulin dependent diabetic mellitus. It is also called as juvenile diabetes mellitus. juvenile क्यों बोलते हैं? अगर बच्चे में इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो गया उसको juvenile diabetes बोलते हैं. ओके, एब्सोल्यूट और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इंसुलिन इन दिस कंडीशंस. ओके, इसमें क्या रीजन होगा? ओके, फर्स्ट रीजन होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस. ओके, Cystic fibrosis is one of the endocrine related disorder. Cystic fibrosis is one of the endocrine related disorder in which the excessive secretions of mucus excessive secretion होता है from the gland से भी होता है and small intestine में, pancreas में. ओके, pancreas में, small intestine में, reproductive tract में भी ज्यादा secretions होने चालू होता है. secretions क्या करते हैं? वो ब्लॉक करते हैं, pancreatic duct को ब्लॉक करते हैं. pancreatic duct ब्लॉक करने से pancreas में जो एंजाइम से जो सेल्स से बीटा सेल सिक्रीशन से अल्टरेशन करता है. सो सिस्टिक फाइब्रोसिस इज वन ऑफ द डेंजरस कंडीशन दैट कॉजेस द डायबिटिस मेलिटस. ओके, इसके अलावा भी हम देखा था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ओके, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मींस क्या होता है? सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में द बॉडी एंटीबॉडीज आर एक्ट ऑन दी पैंक्रियास के ऊपर एक्ट करके पैंक्रियास का फंक्शंस को डिस्ट्रक्शन करता है, ऑटोइम्यून बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट पैंक्रियाटोक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पैंक्रियाटिक कैंसर है तो हम पैंक्रियास जो रिमूव किया तो उस टाइम पे भी हो सकता है. ओके, सो पैंक्रियाटिक इन्फेक्शन है तो भी हो सकता है. इस तरीके से हम कॉजेस देखा था. सो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ द डायबिटिक मेलिटस, ये एटियोलॉजिकल फैक्टर्स है. ओके, हम फिर नेक्स्ट टाइप देखा था हमने टाइप 2 डायबिटिस मेलिटस, उसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलिटस. टाइप 2 is called as non-insulin diabetic mellitus. Means the insulin secretions from the pancreas is normal but the body cells are unable to make use of the insulin. body cells जो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं देता है. तो इस कंडीशन को हमने टाइप 2 डायबिटिस मेलिटस बोलते हैं. इस कंडीशन को हमने टाइप 2 डायबिटिस मेलिटस बोलते हैं. टाइप 2 डायबिटिस मेलिटस कब हो सकता है? फॉर एग्जांपल ओबेस पर्सन में. ओके, ओबेस पर्सन, ओबेसिटी. ओके, ओबेसिटी इज वन ऑफ द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर टाइप 2 डायबिटिस मेलिटस. ओबेस में क्या होता है? ओबेस में एक्सेसिव फैट
ओके, एक्सेसिव फैट क्या होता है, सेल्स के ऊपर, ये सेल है, ओके, सेल्स के ऊपर फैट कलेक्शन होता है। सो फैट कलेक्शन से क्या होता है, जो भी इंसुलिन आता है बॉडी सेल्स को पहुंचाता नहीं, रिस्क होता है, मतलब बॉडी सेल्स के ऊपर फैट कलेक्शन है तो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड अच्छे से नहीं दे पाएगा। सो फैटी ओबेसिटी इज आल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर गेटिंग डायबिटीज मेलिटस। ओबेस होने से डायबिटीज मेलिटस आने के चांसेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि तो बॉडी सेल्स का ऊपर वो फैट सेल्स एक्यूमुलेशन हो गया। सो फैट सेल्स एक्यूमुलेशन हो गया तो इंसुलिन सेल्स के साथ जो कम्युनिकेट करना है उसको जगह नहीं मिलता है। सो इसलिए टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होने के चांसेस होता है। ओके, ओबेसिटी इज वन ऑफ द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट थर्ड वन बोला था जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, जेस्टेशन में क्या होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, ओके, ओनली द डायबिटीज हाइपरग्लाइसेमिया और इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड ऑकर्स इन द प्रेगनेंसी टाइम। प्रेगनेंसी टाइम, सिर्फ प्रेगनेंसी टाइम पे डायबिटीज आता है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम, ओके, प्रेगनेंसी के टाइम वुमेन गोनाडोट्रोपिन मींस प्लेसेंटल हार्मोन्स क्या करते हैं, इंसुलिन फंक्शंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, इंसुलिन को रिलीज करने नहीं देता है। इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम डायबिटीज मेलिटस कॉमनली होने का चांसेस होता है सर्टेन फीमेल्स में, क्योंकि प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल दोनों चेंजेस होता है। सो ज्यादा हार्मोन रिलीज होने से क्या होता है, प्लेसेंटल हार्मोन्स दैट कॉजेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक हार्मोन्स। सो दैट्स व्हाई द डायबिटीज मेलिटस इज कॉमन इन जेस्टेशनल पीरियड मींस प्रेग्नेंट पीरियड। ओके, सो टाइप 1 का कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, सो टाइप 1 का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, टाइप 1 मतलब क्या बोला, इट इज एब्सोल्यूट और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियास। पैंक्रियास का बीटा सेल्स कंप्लीटली सिक्रीशन ही नहीं करते हैं। इसके वजह से क्या होता है, बॉडी में जो भी कार्बोहाइड्रेट है, मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट है, CHO कार्बोहाइड्रेट जो है वो यूजफुल नहीं आता है, तब बॉडी क्या करता है, ओके, फैट को ब्रेक डाउन करता है। फैट को ब्रेक डाउन करने से फैट से कीटोन बॉडीज रिलीज होता है, कीटोन बॉडीज रिलीज होता है। ओके, बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रहा है, ग्लूकोज इज अ फ्यूल ऑफ द बॉडी सेल्स, ग्लूकोज से बॉडी सेल्स को फ्यूल मिलता है, इधर ग्लूकोज काम में नहीं आ रहा है, इसलिए बॉडी क्या करते हैं, फैट को ब्रेक करता है, स्टोर्ड फैट को। जब फैट ब्रेक डाउन होता है कीटोन बॉडीज रिलीज होता है। सो ये कीटोन बॉडीज इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से कीटोन बॉडीज क्या कन्वर्ट होता है, कीटोन बॉडीज कन्वर्टेड इनटू दैट कॉजेस द एसिड्स इन द बॉडी, बॉडी में एसिड कन्वर्ट करते हैं। कीटोन बॉडीज आर दैट कॉजेस एसिडिक फॉर्मेशन इन द ब्लड। सो दैट्स व्हाई द कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस इज diabetic ketoacidosis, diabetic ketoacidosis. Okay, what is DKA? DKA is the complication of the type 1 diabetes mellitus. Okay, type 1 diabetes mellitus का complication होता है। okay, इस तरीके से प्रॉब्लम होता है। टाइप 2 में क्या होता है, ओके, टाइप 2 में ये टाइप 2 में इंसुलिन है पर बॉडी सेल्स यूज नहीं कर रहा, यूजफुल नहीं ले रहा, तो इसके लिए एक और कॉम्प्लिकेशन होता है। ओके, हाइपोग्लाइसेमिक नॉन इंसुलिन, ओके, हाइपरग्लाइसेमिक नॉन इंसुलिन, ओके, नॉन इंसुलिन सिंड्रोम, ओके, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। ओके, इधर इंसुलिन है इसलिए कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन नहीं होता है, सो कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन नहीं होता, बट क्या होता है, बॉडी सेल्स यूजफुल नहीं लेते हैं, तो इसलिए HSNS, ओके, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर नॉन कीटोइक सिंड्रोम, ओके, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर नॉन कीटोइक सिंड्रोम बोलते हैं उसको। ओके, सो अभी आगे नेक्स्ट आएगा, मैं इसके बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा। सो थर्ड वन इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। इसको एटियोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो गया, टाइप्स भी हो गए। ओके, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स अलग अलग होता है। टाइप 1 में पैंक्रियाटेक्टोमी हो सकता है, पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, ऑटोइम्यूनिटी हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में, ओके, ओबेसिटी वो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकता है, ओबेसिटी एंड अदर सेकेंडरी काजेस में भी हो सकता है। तो टाइप 3 भी प्रेगनेंसी इज टाइप 3। ओके, सो इस तरीके से हमने एटियोलॉजिकल फैक्टर देखा है। तो आज हमने देखने वाला है पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द डायबिटीज मेलिटस। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटिक मेलिटस। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस में क्या क्या पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन होता है, क्यों होता है। ओके, तो सबसे
का पैथोफिजियोलॉजी सिंपल है। क्यों होता है? डायबिटीज मेलिटस फॉर एग्जांपल अलग अलग रीजन से अलग अलग तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल ऑटो इम्यूनिटी हो गया, बॉडी के अंदर ऑटो इम्यूनिटी हो गया ड्यू टू द एटियोलॉजिकल फैक्टर। व्हाट इज द एटियोलॉजिकल फैक्टर हियर द एटियोलॉजिकल फैक्टर इज ऑटो इम्यूनिटी। ड्यू टू द ऑटो इम्यूनिटी the antibodies are acts on pancreas, so that's why the pancreatic destruction occurs. The pancreatic destruction occurs means there is a absence of insulin secretion. Absence of insulin secretion means the carbohydrate or carbohydrate metabolism is unable, okay, that's will lead to the hyperglycemia. इसकी वजह से क्या होता है? हाइपरग्लाइसेमिया होता है। ओके, गॉट इट। पैथोफिजियोलॉजी सिंपल फॉर्म में भी बोल सकते हैं। तो ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, बहुत सारे पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन है ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर। ओके, एटियोलॉजिकल फैक्टर क्या हमने, ओके, ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यून एटियोलॉजिकल फैक्टर हो गए तो क्या होता है? सो द एंटीबॉडीज acts on, okay, acts on pancreas, okay, antibodies acts on pancreas, then pancreatic destruction occurs. Pancreatic destruction occurs, okay. So pancreatic destruction occurs means the beta cells are unable to perform normal functioning, so that will lead to the hyperglycemia. क्योंकि पैंक्रियाटिक डिस्ट्रक्शन से पैंक्रियास से बीटा सेल्स आता है, बीटा सेल्स रिलीज द इंसुलिन, सो इंसुलिन हेल्प फॉर द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। सो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इधर नहीं हो तो क्या होता है? ब्लड के अंदर हाइपरग्लाइसेमिया दिखने चालू होता है। इस तरीके से पैथोफिजियोलॉजी भी होता है। इसके अलावा भी इसी तरह से लिखा तो भी चलता है। दूसरा पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है? एक्चुअल पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है, ड्यू टू एटियोलॉजी, ठीक है, ड्यू टू एटियोलॉजी whatever the factors, cystic fibrosis also, autoimmune, due to etiology, amount of insulin available is insufficient. Amount of insulin available is insufficient. Amount of insulin available is insufficient. Okay, so insulin का availability क्या होता है? insufficient होता है। Whatever the cause, autoimmunity हो, cystic fibrosis हो, okay, फैट हो, ओबेसिटी हो, जो भी हो, amount of insulin available is insufficient insulin available in the body, so that causes the, okay, cells response poorly to the effect of insulin. So cells response poorly to the okay, cells poorly response to the effect of insulin, मतलब इंसुलिन के इफेक्ट क्या है? कम है। तो इसलिए सेल्स का रिस्पांस क्या होगा? कम होगा। पुअर मतलब कम होगा। सेल्स का इफेक्ट, इंसुलिन कम होने का इफेक्ट के होने से लिए सेल्स का रिस्पांस कम होने चालू होगा। ओके, सेल्स का रिस्पांस मतलब सेल्स का काम कम होने चालू होगा। ओके, सो दैट्स मीन ड्यू टू द इफ द इंसुलिन itself is defect, so if the insulin itself is defect, so if insulin itself is defect, if insulin itself is defect, okay, इंसुलिन खुद कम है, इसके that causes the glucose will not be absorbed properly by the body cells. So glucose will not be absorbed properly by the body. Glucose will not absorb properly by the body cells. Okay. ग्लूकोज बॉडी सेल्स से प्रॉपर्ली, बॉडी सेल्स ग्लूकोज को प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ओके, सो द नेट इफेक्ट इज, ओके, परसिस्टेंटली हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। तो इसकी वजह से क्या होता है? ग्लूकोज विल नॉट अब्जॉर्ब प्रॉपर्ली बाय द बॉडी सेल्स ग्लूकोज के अब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसकी वजह से परसिस्टेंटली दैट कॉजेस द नेट इफेक्ट ऑफ दिस कंडीशन दैट कॉजेस द persistent elevation of glucose level in blood. ब्लड का अंदर परसिस्टेंट ग्लूकोज का लेवल क्या मिलता है? परसिस्टेंटली एलिवेटर मिलता है, मतलब ज्यादा मिलता है। ओके, सो दैट्स
ग्लूकोज खाम में नहीं आ रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज खाम में नहीं आ रहा है, बॉडी सेल्स को तो एनर्जी चाहिए, सो दैट कॉजेस द ब्रेकडाउन ऑफ द फैट। ठीक है, बॉडी क्या करते हैं, ग्लूकोज को छोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट को छोड़ते हैं, फैट को ब्रेक डाउन करने चालू करते हैं, फैट को ब्रेक डाउन करने स्टार्ट करते हैं। सो फैट विल ब्रेक डाउन, फैट ब्रेक डाउन हो गया तो क्या होता है, वेयर देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ द फैट, फैट ब्रेक डाउन के बाद भी इंसुलिन चाहिए, फैट क्योंकि इंसुलिन हेल्प्स फॉर दी ओके प्रोवाइडिंग एनर्जी बाय द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, जो भी फैट कलेक्शन होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट कलेक्शन होता है बॉडी के अंदर, वो यूज करके बॉडी सेल्स को एनर्जी देने के लिए इंसुलिन चाहिए होता है। इधर भी फैट रिलीज हो गया, फैट रिलीज इन कीटोन बॉडीज रिलीज हो गया, दिस कीटोन बॉडीज आर हाईली एसिडिक टू दी बॉडी सेल्स, ओके बॉडी सेल्स को एसिड फॉर्मेशन करता है, एसिड फॉर्मेशन मतलब पीएच को बढ़ाता है। अगर इंसुलिन है तो पीएच को बढ़ा, कीटोन बॉडीज फैटी एसिड्स होके मतलब फैट से फैटी एसिड्स कन्वर्ट हो जाता है, फैट ब्रेकडाउन होके क्या चाहिए हमारे बॉडी सेल्स को, फैटी एसिड्स होता है, ओके फैटी एसिड्स मतलब एंड प्रोडक्ट मिलता है। और इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से फैट भी ब्रेकडाउन होके क्या होता है, फैट भी ब्रेकडाउन होता है, कीटोन बॉडीज कन्वर्ट हो जाता है। तो इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से कीटोन बॉडीज होता है, कीटोन बॉडीज आर एसिडिक इन नेचर, कीटोन बॉडीज एसिडिक नेचर होता है, so this acid is mixed with the body cells that causes the diabetic ketoacidosis, that may lead to the what, diabetic ketoacidosis. This is what the pathophysiological condition of the diabetic mellitus, okay देख लीजिए बच्चों, ये pathophysiological condition of diabetic mellitus is very important। so क्या होता है, due to the etiological factor, whatever the etiological factors in the body that may lead to the insufficient glucose secretions, so insufficient glucose secretions that causes the body cells are poorly responsive, okay, due to the effect of the insulin। so if the insulin itself is defect, if the insulin खुद इंसुलिन ही कम है, then glucose will not absorbed properly by the body cells, the body cells are unable to absorb the glucose because the glucose is reached to the each and every cells of the body by the insulin, okay, insulin helps to transport glucose throughout the whole body, so insulin is very essential to transport body fuel that is called glucose, okay, so glucose will not absorb properly in the body cells, that causes the glucose whatever the remains in the blood is high level, so that is a persistent hyperglycemia। so then after that whenever the carbohydrate is not useful to the body cells, then the body is start to break down the fat, then fat is also breakdown, after breakdowning the fat releases the ketone bodies, these ketone bodies are highly acidic in nature, so that causes the diabetic ketoacidosis। what is diabetic ketoacidosis, it is a complication of diabetes mellitus, diabetic mellitus का complication से diabetic ketoacidosis हो गया। diabetic ketoacidosis is a not a डिसीज नहीं है, बट डीएम से बहुत ज्यादा डेंजरस है, सडनली डेथ भी हो सकता है। इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलिटस व्हेन वी can't take proper treatment of the diabetes mellitus, that complication will lead to the diabetic ketoacidosis। diabetic ketoacidosis, what happens in diabetic ketoacidosis, fat is broken down into ketone bodies, these ketone bodies are acidic in nature, that increase the acid level, okay, acid ब्लड का पीएच को कम करते हैं, नॉर्मल ब्लड पीएच 7.35 टू 7.45 होने का, ओके, तो इसमें क्या होता है, डीके में 7.35 से 7.20 7.12 के पीएच कम होगा, बॉडी में पीएच कम होगा तो ब्लड का पीएच कम होगा तो क्या होता है, एसिड फॉर्मेशन होता है, एसिड फॉर्मेशन हो गए तो एसिडिक ब्लड को बॉडी सेल्स यूज नहीं देता है, इसके वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं उन्हें, इसके वजह से क्या होता है, बॉडी में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सब कुछ सिम्टम्स दिखने चालू होता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन। सो हमने डायबिटीज मेलिटस में डेफिनेशन देखा, टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस देखा, ईच टाइप में क्या क्या रीजंस है, क्या क्या कॉजेस है वो भी देखा, एंड पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन भी देखा। अभी हम आगे देखने वाले हैं क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक मेलिटस, डायबिटिक मेलिटस का क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, ओके, क्लासिक क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक मेलिटस, क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक मेलिटस। डायबिटिस मेलिटस में क्या होता है, मेन क्लिनिकल कार्डिनल साइंस आता है, ओके, डायबिटिस मेलिटस में मेन इंपॉर्टेंट कार्डिनल साइंस, ओके, सो कार्डिनल साइंस बोलते हैं हमने।
डेफिनेटिव सिम्टम्स, ये सिम्टम्स दिखेगा ही दिखेगा, डायबिटीज मेलिटस अगर है ये सिम्टम्स दिखेगा। ओके ओके, डायबिटीज मेलिटस में मोस्ट इंपोर्टेंट 3 P's बोलते हैं, 3 P से चालू होता है। फर्स्ट वन इज पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया, ओके, पॉलीयूरिया, पॉलीपेजिया, ओके, पॉलीयूरिया, पॉलीपेजिया, पॉलीडिप्सिया, 3 सिम्टम्स लिखते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीपेजिया एंड पॉलीडिप्सिया। ओके, पॉलीयूरिया मींस, पॉली मींस एक्सेसिव, यूरिया मींस यूरिन। ओके, यूरिन क्या होता है? एक्सेसिव यूरिन, एक्सेसिव यूरिन। ओके, पॉलीयूरिया मींस एक्सेसिव यूरिन, पॉलीपेजिया मींस, ओके, पॉलीपेजिया मींस इंक्रीज हंगर, ज्यादा भूख लगता है। ओके, पॉलीडिप्सिया मींस इंक्रीज थर्स्ट। ये 3 सिम्टम्स याद रख दीजिए, ये डायबिटीज मेलिटस का क्लासिकल साइन है। डायबिटीज मेलिटस से तो ये 3 सिम्टम्स होता ही होता है। पॉलीयूरिया मींस एक्सेसिव यूरिनेशन। डायबिटीज मेलिटस में यूरिन क्यों यूरिनेशन ज्यादा होता है? ओके, ये क्योंकि क्या हो गया डायबिटीज मेलिटस में? डायबिटीज मेलिटस में ग्लूकोज यूरिया हो गया, ग्लूकोज यूरिया मींस ग्लूकोज हाइपरग्लाइसेमिया हो गया। हाइपरग्लाइसेमिया मतलब बॉडी का ब्लड का अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। सो ग्लूकोज वही ब्लड कहाँ जाता है? किडनी में जाता है। सो किडनी में भी जाके क्या करते हैं? किडनी क्या करते हैं? ग्लूकोज को एब्सॉर्प्शन करता है, बट ग्लूकोज को एब्सॉर्प्शन करते हैं, फिर से ग्लूकोज बॉडी में यूजफुल ही नहीं हो रहा है, इसलिए किडनी क्या करते हैं? सो किडनी क्या करते हैं? किडनी इज फॉर कॉम्पेंसेटिंग मैकेनिज्म। किडनी ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर तो यूज नहीं हो रहा है। किडनी का काम क्या है? जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकलना है। सो इसलिए किडनी क्या करते हैं? ग्लूकोज को यूरिन थ्रू बाहर भेजने के लिए चालू करता है, यूरिन थ्रू बाहर भेजने के लिए चालू करता है। जितना यूरिन थ्रू बाहर भेजता है उतना ग्लूकोज बॉडी के अंदर, क्योंकि हम खाना खाते हैं फिर ग्लूकोज होता है, वही ग्लूकोज ब्लड में जाता है, सिर्फ वही ब्लड किडनी में जाता है। किडनी क्या करते हैं? उसको बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो बार बार किडनी क्या करते हैं? यूरिन को पास करना चालू करता है, क्योंकि ग्लूकोज लेवल को बाहर भेजने के लिए, क्योंकि कॉम्पेंसेट करने के लिए। हमारा बॉडी में सबसे पहला, ओके, वन थिंग याद रख दीजिए, हमारा बॉडी में सब ऑर्गन्स का मास्टर है, सब ऑर्गन का हम बोलते हैं ना राजा, प्रजा, मंत्री लोग होता है, ऐसा हमारा बॉडी में सबसे बड़ा राजा है ब्रेन। ओके, ब्रेन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन इन अवर बॉडी, क्योंकि ब्रेन बोलने के बाद भी सब क्या करते हैं? काम करना चालू करते हैं। जब अभी ग्लूकोज ब्लड में है, ओके, पैंक्रियास से इंसुलिन नहीं आ रहा है, इसलिए ग्लूकोज यूज नहीं हो रहा बॉडी में, वही फिर ब्रेन क्या बोलते हैं? ब्रेन इज अ राजा। ब्रेन बोलते हैं किसको? मंत्री को, किडनी को बोलते हैं तो ग्लूकोज बॉडी यूज नहीं ले रहा है, उसको बॉडी से बाहर भेजो। तब किडनी क्या करते हैं? ग्लूकोज को लेके आता है, बार यूरिन से बाहर भेजने के लिए कोशिश करता है, कॉम्पेंसेट करने के लिए। मतलब हमारा खुद बॉडी क्या करते हैं? जो नहीं चाहिए वो बाहर भेजने के लिए कोशिश करता है। तो इसलिए यूरिन किडनी थ्रू यूरिन ज्यादा होने चालू होता है, पॉलीयूरिया होता है। ओके, सो पॉलीयूरिया इज द मोस्ट क्लासिकल साइन इन दी डायबिटीज मेलिटस, बिकॉज किडनी फॉर द कॉम्पेंसेटिव पर्पसेस, किडनी ट्राइंग टू रिमूव द ग्लूकोज फ्रॉम द यूरिन। पहला हाइपरग्लाइसेमिया होता है, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज्यादा मिलता है, फिर बाद में यूरिन ग्लूकोज भी चेक करते हैं। यूरिन ग्लूकोज मतलब यूरिन में ग्लूकोज भी प्रेजेंट होना चालू होता है, क्योंकि किडनी बाहर भेजना चालू कर दिया, इसका मतलब। ओके, जब किडनी बाहर भेजना चालू कर दे, किडनी बार यूरिन को बाहर भेजना चालू करते हैं, क्योंकि जल्दी खाली करने के लिए। वो तो खाली होता भी नहीं, किडनी को पता नहीं है वो बहुत बड़ा है, ये जो ग्लूकोज आता है किडनी थ्रू वो बाहर भेजने की कोशिश करते हैं, इसलिए ज्यादा यूरिन करना चालू करते हैं। ओके, पॉलीयूरिया हो गया। ओके, नेक्स्ट इज पॉलीडिप्सिया। देख लीजिए, पॉलीडिप्सिया मतलब एक्सेसिव थर्स्ट, प्यास ज्यादा लगता है। क्यों प्यास ज्यादा लगता है? यूरिन ज्यादा हो रहा है बॉडी में, ग्लूकोज भेजने के लिए किडनी ग्लूकोज को, सिर्फ ग्लूकोज को बाहर नहीं भेज सकते, किडनी क्या करते हैं? यूरिन थ्रू बाहर भेजना पड़ता है, मतलब पानी थ्रू बाहर भेजना पड़ता है। तो ज्यादा पानी रोक रहा नहीं है, किडनी क्या करते हैं? ग्लूकोज को बाहर भेजने के टाइम जो बॉडी को पानी देता भी नहीं, जो भी पानी है ग्लूकोज को बाहर भेजने का चालू करते हैं। इस टाइम क्या करते हैं? वो हमारे बॉडी को फ्लूइड मिलता नहीं, इसलिए बॉडी सेल्स थर्स्ट होता है, बॉडी सेल्स
body cells are deprived from the fluid means water, so that's why excessive हम thirst प्यास ज्यादा लगता है क्योंकि किडनी ज्यादा यूरिन भेज रहा है, इसलिए यूरिन बार बार जा रहा है, मतलब बार बार पानी पीना इच्छा होता है क्योंकि यूरिन ज्यादा हो रहा है। सो पॉलीडिप्सिया। पॉलीफेजिया एक्सेसिव हंगर होता है, ज्यादा बार बार भूख लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि एनर्जी बिल कौन सा है? ग्लूकोज है। हमारा बॉडी में एनर्जी देने का एनर्जी कौन देता है? ग्लूकोज देता है। सो वही ग्लूकोज बॉडी सेल्स यूज नहीं ले रहा है, इसलिए बॉडी सेल्स को क्या चाहिए? खाना चाहिए, फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए। बाइक को जैसा पेट्रोल चाहिए ऐसा बॉडी सेल्स को ग्लूकोज चाहिए। अगर ग्लूकोज ही नहीं मिल रहा बॉडी को, सो बॉडी क्या करते हैं? बार बार कुछ चाहिए खाने के लिए, कुछ चाहिए खाने के लिए। दैट इज अ पॉलीफेजिया। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीफेजिया बोलते हैं। मतलब ग्लूकोज नहीं मिल रहा बॉडी सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रहा। वही तो डेफिनेशन है। डायबिटीज मेलिटस मतलब क्या है? तो इंसुलिन नहीं रिलीज हो रहा है, इसलिए हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया मतलब बॉडी सेल्स को ग्लूकोज नहीं जा रहा है। टाइप 2 में क्या हो रहा है? इंसुलिन भी है, ग्लूकोज भी है, बॉडी सेल्स रिस्पांस नहीं कर रहा है। जो ग्लूकोज लेके आता है बॉडी सेल्स मना करते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। सो उसको पता नहीं क्या चाहिए। फिर क्या है? इसकी वजह से पॉलीफेजिया होने चालू होता है, एक्सेसिव हंगर होने चलते हैं। दीस थ्री आर वेरी क्लासिकल सिम्पटम्स okay appear in the diabetes mellitus, polyuria, polyphagia, polydipsia. okay so other than this इसके अलावा और क्या दिखते हैं बॉडी के अंदर? हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया क्यों दिखते हैं? हाइपर मतलब एक्सेसिव, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज लेवल। हाइपरग्लाइसेमिया ब्लड का अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा दिखने चालू होता है। नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इज फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 to 110 ओके mg/dl ओके और पोस्टकंडल 110 to 140 ओके mg/dl 110 to 140 mg/dl ओके। इस तरीके से हम देखते हैं कि नॉर्मली पर इसमें क्या होता है? इससे ज्यादा ग्लूकोज लेवल ज्यादा दिखने चालू होता है ब्लड के अंदर, हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं उसको। ओके सो इसके अलावा भी हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है कंटिन्यूसली। सो बाद में किडनी क्या करते हैं? ग्लूकोज को बाहर भेजने चालू करते हैं, इसलिए यूरिन में भी ग्लूकोज दिखने चालू होता है। दैट इज अ ग्लूकोज यूरिया, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज यूरिया। ओके इसकी वजह से क्या होते हैं? ग्लूकोज यूरिया होते हैं, मतलब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। ओके नेक्स्ट फटीग, वेट लॉस। फटीग होता है, फटीग मतलब बॉडी सेल्स आर स्ट्रेन, बॉडी सेल्स को थकान होता है। क्यों होता है? क्योंकि बॉडी सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रहा है, ऑटोमेटिकल थकान होता है, फटीग, ज्यादा से ज्यादा फटीग मिलता है, फटीग होता है। वेट लॉस होने चालू होता है, वेट लॉस क्यों? वेट लॉस इज आल्सो वन ऑफ द क्लासिकल साइन इन डायबिटीज मेलिटस बिकॉज़ glucose is the only main energy sources of the body cells. okay the body cells are repository glucose, that's why automatically weight is reduced. okay weight कम होने चालू होता है, वेट लॉस होने चालू होता है। ओके सो इसके अलावा और क्या होता है हम देखेंगे। ये इतना साइन एंड सिम्टम्स क्यों दिखते हैं मालूम हो गया दोस्तों? पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोजूरिया, फटीग, वेट लॉस। ओके इसका क्यों होता है ये सिम्टम्स, ये समझना बहुत जरूरी है। फिर सिम्टम्स पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, हाँ ठीक है, पर होता है क्यों है वो भी समझना मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब परमानेंट याद रहेगा। फिर अदर देन दिस डिलेड वुंड हीलिंग होता है। डिलेड वुंड हीलिंग क्यों होता है? डिलेड वुंड हीलिंग बॉडी के अंदर जो भी हमको वुंड हो गया वो जल्दी हील अप होता कि नहीं? मतलब डायबिटिक पेशेंट को कुछ वुंड हो गए तो जल्दी हील अप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सो कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलिटस में मैं बोलूंगा अच्छे से आप लोगों को। वुंड हीलिंग डिलेज होता है क्योंकि डिक्रीज द पेरिफेरल सर्कुलेशन। पेरिफेरल सर्कुलेशन क्या होता है? डिक्रीज होने चालू होता है। मतलब मैक्रोवेस्कुलर माइक्रोवेस्कुलर दो कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज मेलिटस से। इसमें क्या होता है? फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में ब्लड है, ब्लड में क्या है? हाइपरग्लाइसेमिया है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। सो यही ब्लड बॉडी अभी कोई भी जगह में हमको वुंड हो गया, वो वुंड हो गया तो हाइपरग्लाइसेमिक ब्लड, मतलब ब्लड में क्या है? ग्लूकोज है। वो ग्लूकोज क्या होता है? स्वीट होता है, जहाँ स्वीट होता है वो चिपक जाता है। ओके
अभी इसमें इंजरी हो गया, वो सेल में क्या आ गया, ब्लड आ गया, ब्लड आने से स्वीट ब्लड क्या होता है, इधर आने के बाद वो चिपक जाता है, चिपक जाने से क्या होता है, ये सेल्स क्या होता है, वो सेल्स ब्लॉक होने चालू होते हैं, वो सेल्स को ठीक से पहला ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, इसको ऊपर फिर से क्या हो गया, वही ग्लूकोज ब्लड में जो ग्लूकोज है वो सेल्स के ऊपर चिपक गया, सो जब सेल्स के ऊपर चिपक गया तो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स मिलना क्या हो गया, उसको कम होने चालू हो गया, कम हो गए तो ये हिलक नहीं, सेल डेड होने चालू हो जाएगा, सेल्स धीरे धीरे नेक्रोटाइज होने चालू हो जाएगा। सो वुंड हीलअप होता भी नहीं, जल्दी वुंड हीलअप नहीं होता है, क्योंकि हाइपरग्लाइसेमिक ब्लड ट्रांसफर हो गए तो वो ब्लड चिपक जाता है उधर, मींस ग्लूकोज, कोई भी ग्लूकोज देख कोई कहीं पे भी स्वीट हमारा बॉडी में चिपक गया तो ज्यादा स्वीट जूस लगता है, चिपक जाता है, सो हमारा बॉडी के इंटरनली भी ऐसा होता है, तो इसलिए क्या होता है, वो सेल्स को ऊपर ओके वो ग्लूकोज सराउंडिंग होता है, इसलिए सेल्स आर ओके डिफ्राइड फ्रॉम दी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, सेल्स को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स ठीक से मिलता भी नहीं, धीमे, तो इसके लिए पेरिफेरल सर्कुलेशन कम होने चालू होता है, जो डिक्रीज पेरिफेरल सर्कुलेशन दैट कॉजेस द माइक्रो सेल्स के ऊपर जो छोटा ब्लड वेसल्स है वो पूरा क्या होता है, चिपक जाता है, चिपक जाने से क्या होता है, सो माइक्रोवेस्कुलर डिसीज होता है, माइक्रोवेस्कुलर डिसीज से क्या होता है, सो these are microvascular disease cause the impairment of the circulation क्या होता है, इम्पेयर करता है, इम्पेयर सर्कुलेशन से डिलेड वुंड हीलिंग क्या होता है, डिलेड होता है, ठीक है। इसके अलावा भी रिकरेंट इन्फेक्शन भी रिकरेंट आने चालू होते हैं, बार इन्फेक्शन है रिकरेंट। डायबिटीज मेलिटस में इन्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, फीमेल है तो वेजिनल इन्फेक्शन ज्यादा होता है, ओके, वेजिनल इन्फेक्शन फीमेल में ज्यादा होने चालू होता है, ओके। क्यों होता है, क्योंकि ये न्यूट्रोफिल सिंथेसिस को कम करने चालू होता है, ब्लड में जो न्यूट्रोफिल्स रिलीज होता है उसको कम करने चालू होता है, सबसे पहला। सेकंड थिंग क्या है, रिकरेंट इन्फेक्शन क्यों होता है, क्योंकि ये डायबिटीज मेलिटस होने से हाइपरग्लाइसेमिया होता है, हमारा बॉडी सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलता तो बॉडी सेल्स हेल्दी रहता भी नहीं, सो बॉडी सेल्स हेल्दी नहीं रहा तो क्या होता है, बॉडी सेल्स ठीक से काम नहीं कर पाएगा, इसलिए इन्फेक्शन से प्रोन होता है, इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी लग जाता है, ओके। सो इसके अलावा भी और सिम्टम्स हम देखा तो इस्चेमिया भी होने के चांसेस होता है, इस्चेमिया क्या कहाँ होता है, अभी कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, सो कोरोनरी आर्टरी में इस्चेमिया होना चालू होता है, वही ब्लड ट्रांसफर होता है, इधर बड़ा ब्लड है ट्रांसफर होता है, हाइपरग्लाइसेमिक ब्लड, इधर जो ब्लड में ग्लूकोज है उधर स्टोर होने चालू होता है, स्टोर होगा तो ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, थिक होता है, मतलब इधर थिक होने से क्या होता है, ब्लड ट्रांसफर में दिक्कत होने चालू होता है, हार्ट को इस्चेमिया होने चालू होता है, हार्ट को इस्चेमिया होता है, सो दैट इज अ इस्चेमिया भी हो सकता है, ओके। सो सेम माइक्रोवेस्कुलर में आंख में ब्लड छोटा ब्लड वेसल से वो भी ब्लॉक होता है, सो विजन लॉस भी होता है, इसके वजह से क्या होता है, विजन लॉस भी होता है, सो इस तरीके से सिम्टम्स डायबिटीज मेलिटस में देखने चालू होता है। सो याद रख दीजिए बच्चों, ये क्लासिकल साइन है और सब सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों होता है इसके साथ साथ में हम देखा है, सो डायबिटीज मेलिटस क्लासिकल साइन इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, तब तक पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, थैंक यू वेरी मच।